हेलो स्टूडेंट्स, आइए फ्रीक्वेंसी कैरियर इंस्टीट्यूट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का पॉलिनोमियल्स पढ़ने वाले हैं और इसमें हम 10th क्लास के साथ साथ आपकी जो पुरानी कुछ कमियां अगर होंगी क्लास 9th की भी, तो उसको भी हम दूर करेंगे। कंप्लीट थ्योरी आपको पहले मैं दे दूंगा, जो मेरा तरीका है पढ़ाने का, उसके बाद फिर हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो नोटबुक निकाल लीजिए और अपने आसपास का माहौल शांत हो तभी इस वीडियो को देखिएगा, नहीं तो एक अच्छे वक्त का इंतज़ार करें जब आप या रात में देख सकते हैं उसका, जब भी आपका इच्छा करे सही से, लेकिन एक सिटिंग में आपको ये वीडियो पूरा देखना है, तभी आपको सब कुछ अच्छे समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल्स बहुत ही सिंपल चैप्टर है और उससे बड़ी बात काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, तो है ना। एक्स वाई जेड के बिना मैथ्स तो अधूरा है ना जी, तो वो सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल्स को और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जब क्लास 8th में बच्चे पहली बार या 7th में पहली बार बच्चे पढ़ते हैं तो उसको पढ़ते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। और पॉलिनोमियल्स, इनमें ना एक छोटा सा डिफरेंस है, तो उसको पहले हम डील करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले पॉलिनोमियल्स सीखते हैं हम लोग कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं। क्या बोला मैंने? कांस्टेंट्स और वेरिएबल क्या होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है 2x, कहीं क्या लिखा हुआ है 2x, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर 2 क्या है, कांस्टेंट है, और जो x है वो क्या है, वेरिएबल। मतलब कि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन 2 जो है वो 2 ही रहे, कभी भी 2 3 नहीं हो सकता। तो इसलिए 2x को क्या कहा गया है कि एक ये एल्जेब्रिक टर्म है, इसको हम टर्म बोलते हैं। इसमें दो चीज़ें होती हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल, यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल को मिलाने के बाद क्या बनता है, एल्जेब्रिक टर्म बनता है। ठीक है जी, तो ये आप एक चीज़ सीख सकते हैं, जो अपना पुराना नॉलेज है सबको पता भी होगा, बस मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। चलिए, तो उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो पॉलिनोमियल्स होने के लिए किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को एक टेस्ट पास करना पड़ता है ना। तो उसका डेफिनेशन इसी बात को आपको सिखाएगा। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन नोट करते हैं, लिखेंगे एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच, जिसमें कि पावर ऑफ वेरिएबल इज पॉजिटिव इंटीजर, जिसमें पावर ऑफ वेरिएबल क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो। और यही इसके पहचानने का भी तरीका है। पावर ऑफ वेरिएबल अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। जबकि किसी भी तरीके से अगर कांस्टेंट और वेरिएबल को अरेंज कर दें तो उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही कहते हैं। अब मैं एग्जांपल से दोनों डिफरेंस को क्लियर करता हूं, ध्यान सुनिएगा। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, कोई आपसे कह दे कि x² + 3, इसमें वेरिएबल कौन है, x, और x की पावर कितनी है 2। तो वेरिएबल का पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि क्या बोलेंगे, ये पॉलिनोमियल है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 3x² + x की पावर -8 = 2। बताइए पॉलिनोमियल है कि नहीं। यहाँ पर x का वेरिएबल जो पावर हम बात करेंगे वो तो 2 है, लेकिन यहाँ पर पावर क्या है, नेगेटिव आ गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। और एग्जांपल देखिए, सबको नोट करना, एक एक एग्जांपल नोट कर लेना, बता रहा हूँ, ठीक है। कोई कहे आपसे x + 1/x पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो यहाँ देखने में तो लग रहा है आपको कि यहाँ पे x का पावर क्या है, 1 है, यहाँ भी आपको लगता होगा 1 ही, लेकिन जब आपको इसको ऊपर भेजोगे ना, असली इसका रूप जब इससे पूछोगे तो क्या बोलेगा ये कि हम तो x की पावर -1 है, क्योंकि जब ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगा। तो अब जो चीज़ आपको दिख रही है, जो कि पहले ये दिख रहा था आपको, ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता ही है। क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसी भी कांस्टेंट वेरिएबल को मिला देंगे तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा, लेकिन पॉलिनोमियल एक स्पेशल चीज़ हो गया। ठीक है, तो पहले तो हमने स्टार्टिंग के 5 मिनट में यही क्लियरिफाई कर लिया कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ओके जी, चलिए और आगे बात करते हैं। इसमें एक एग्जांपल और देख लो, चलो मेरा मन कर रहा है बताने का। सपोज हम ऐसा करते हैं कि x² + √2x कर दिया मैंने, पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो मैंने पहले इसका पावर चेक किया, 2 आया, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर पावर है, ठीक है। इसमें x का पावर चेक किया, 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, इट इज़ पॉलिनोमियल। लेकिन अगर कोई गलती से इस रूट को आगे बढ़ा दे, मतलब कि अगर कोई ऐसा कर दे
मतलब क्या हो गया कि अब ये x भी रूट में आ गया, और अगर x रूट में है मतलब x का पावर क्या है, हाफ है। अगर कोई भी चीज़ रूट में होता है मतलब क्या, उसका पावर क्या होता है, हाफ होता है। तो इस क्वेश्चन में x का पावर क्या है, हाफ। हाफ इंटीजर है ही नहीं, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इससे ज़्यादा आपको कोई नहीं घुमा सकता। अब आप सबको घुमा दोगे पॉलिनोमियल को पता करने में, ठीक है। चलिए, तो ये पार्ट हमने यहाँ पर लॉक कर दिया, ये खत्म हो गया। आगे बात करते हैं। अब पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो हमें मालूम होना चाहिए। उसमें सबसे पहला टर्म है डिग्री। क्या होता है, क्या बोला मैंने, डिग्री। चिंता करने की कोई बात नहीं है, आराम से देखना पूरा वीडियो, है ना। एक एक चीज़ मैं ओपन कर दूंगा। डिग्री, डिग्री क्या होता है, सिंपल सी बात है, हाईएस्ट पावर। क्या बोला मैंने, हाईएस्ट पावर किसका, वेरिएबल का। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है जी। बहुत बढ़िया, देखो कैसे। सपोज मैंने एग्जांपल लिया 3x³ + 2x² - 9। यहाँ पर वेरिएबल कौन है, x है, ठीक है। x जो वेरिएबल है इसका पावर यहाँ 3 है, यहाँ पावर 2 है, और यहाँ पावर क्या है, ध्यान से देखो कुछ है यहाँ पे क्या है, x की पावर 0, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है ना। तो यहाँ पर 9 के साथ क्या है, पावर x का 0 है, उसको हम चलिए अभी इग्नोर करते हैं। लेकिन इस पूरे एक्सप्रेशन में x का सबसे बड़ा पावर कौन है बताइए, आपको दिख रहा होगा। सबसे बड़ा पावर x का है कौन, 3। तो चूंकि यहाँ पर सबसे बड़ा पावर x का 3 है, इसीलिए जो इसका डिग्री है वो क्या कहलाया जाएगा, 3 कहा जाएगा। सिंपल सी बात है ना। तो ये होगा डिग्री। अगला टर्म क्या आता है इसमें, कोफिशिएंट क्या होता है, क्या कहा मैंने, कोएफिशिएंट, ठीक है जी। देखो कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट मतलब होता है साथ वाला। मैं हमेशा ही पढ़ाता हूँ, साथ वाला, खत्म। जो किताब में तो लिखा ही है डेफिनेशन, क्यों यूट्यूब पे आया हो, कुछ सिंपल करने के लिए ना, कर दिया सिंपल। साथ वाला क्या होता है, कोफिशिएंट। और तुमको कहें हम क्या कि इस ब्लैक वाले मार्कर का कोफिशिएंट कौन है, तो सर ये रेड वाला ब्लू वाला मार्कर है ना। तो उसके साथ जो है वो क्या, कोफिशिएंट हो गया। सिंपल सी बात है। जैसे कि एग्जांपल देखो, क्वेश्चन लिया हमने, वही उठाते हैं, 3x³ + 2x² - 9। तुमको दुनिया क्या पूछेगी कि भाई बताओ इसमें x³ का कोफिशिएंट क्या है, x³ का कोफिशिएंट। तो x³ के साथ कौन है, 3, खत्म। सोचना नहीं एक्स्ट्रा, दिमाग को लोड बहुत कम दो। कोई पूछे इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है, तो x² के साथ कौन है, 2 है, खत्म। लेकिन एगो आदमी निकला थोड़ा सा स्मार्ट, हो क्या बोल दिया आपको, बताओ इसमें x⁴ का कोफिशिएंट क्या है। तो उसको इधर बुलाओ, उसको बोलो कि तुमको दिख रहा है अब x⁴, बोला नहीं दिख रहा, तो फिर क्यों पूछ रहा है। अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा मतलब क्या है, 0 × x⁴ है। थोड़ा दिमाग लगा के देखो ना, क्या दिक्कत है यार। अरे 0 × x⁴ होगा तो 0 ही ना, कुछ तो नहीं होगा ना वो। तो मतलब x² के साथ क्या है, 0 है। अब इसको लिखाते क्या है लोग कि जो ना हो उसका 0। अरे भाई लॉजिक तो बताओ, जो ना हो उसका 0 सिर्फ बोलने से नहीं होता। जो ना ही है उसमें वो 0 क्यों होगा, क्योंकि उसके साथ अगर आप 0 अटैच करके रख दोगे तो वो बराबर ही होता है। पॉलिनोमियल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको 0x⁴ प्लस ये सब बोलूँ या डायरेक्ट मैं आपको इतना बोल दूँ, आप बोलो सर एक ही बात तो है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिग्री सीख गए, आप कोफिशिएंट सीख गए और पॉलिनोमियल को पहचानना सीख गए, ठीक है जी। बहुत सिंपल चल रहे हैं हम लोग, आगे बात करते हैं। अब जब इतना कुछ सीख गए तो क्या होता है कि हमें ना इसको थोड़ा सा बांटना आना चाहिए पॉलिनोमियल को, कि पॉलिनोमियल को कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स को 2 तरीके से क्लासीफाई किया गया है। आप भी इसी तरीके का टेबल जो है अपने कॉपी में बना लेंगे। पॉलिनोमियल्स आर क्लासीफाइड ऑन 2 बेसिस। जो सबसे पहला बेसिस है वह है नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से, नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से, और जो दूसरा बेसिस है वह है डिग्री के आधार पे, है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स और डिग्री के आधार पे पॉलिनोमियल्स को क्लासीफाई किया गया है। बहुत बढ़िया जी, आगे बात करते हैं। तो टर्म्स के अकॉर्डिंग जो है पॉलिनोमियल्स को क्लासीफाई किया गया किसमें, मोनोमियल में। मोनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है, लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स 1। दूसरा क्लासीफाई किया गया किसमें, बाइनोमियल में। बाइनोमियल में 2 टर्म्स होते हैं। तीसरा किया गया है ट्राइनोमियल में, है ना। ट्राइनोमियल में किया गया है जिसमें कि 3 टर्म होते हैं, और इसके आगे जो भी बनेगा उसको नॉर्मली हम पॉलिनोमियल ही कहते हैं।
इवन मोनोमियल के बाद जितने भी आएंगे सभी को हम पॉलिनोमियल ही बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब डिग्री के अकॉर्डिंग जो है, अगर किसी का डिग्री 1 है तो उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, अगर किसी का डिग्री 2 है तो उसको बोलेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अगर किसी का डिग्री 3 है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। 4 वाला भी नाम कभी कभी लोग सुन लेते हैं तो बता देते हैं आपको, हम क्या बोलते हैं उसको, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो ये हो गया जिसका डिग्री 1 हो, जिसका डिग्री 2 हो, डिग्री 3 हो, डिग्री 4 हो। तो डिफाइन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए बस। चलिए, अब थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल सब क्या होता है। जैसे कि एक बात ध्यान रखिएगा एग्जाम्पल में कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना, वो प्लस और माइनस जब आएगा तभी टर्म्स को अलग कर सकता है। मल्टीप्लाई वाले को एक ही टर्म बोलते हैं, डिवाइड वाले को एक ही टर्म बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको कहीं पे लिखूं कि 2x/3yz, इसमें कितने टर्म्स हैं, तो देखो ना सब डिवाइड और मल्टीप्लाई में से जुड़ा हुआ है। कहीं प्लस माइनस दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा ना, तो इसको एक ही टर्म बोलते हैं, यानी कि ये मोनोमियल में ही आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखो, इसे मोनोमियल लिख देता हूँ, है ना। जैसे मान लो कोई लिख दिया 3xyz क्यूब, यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं लेकिन सभी जो है वो मल्टीप्लाई से ही अटैच है, यानी कि क्या बोलेंगे इसको हम लोग, सिंगल टर्म बोलते हैं। और आगे एग्जाम्पल कई कर सकते हो आप, तो है ना, इस तरीके से। अब जैसे कि आ गया बाइनोमियल, तो बीच में डाल दो प्लस। अब जैसे ही प्लस आ गया तो क्या हुआ, प्लस ने इन दोनों को अलग अलग बांट दिया। प्लस और माइनस को ही ये अधिकार है कि अलग अलग बांट सके। तो प्लस ने क्या किया, इसको अलग कर दिया। अब इसमें 2 टर्म हो गए, तो क्या हो गया, ये बाइनोमियल हो गया। अगर यहाँ पे कोई आके +1 और कर दे तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। तो ऐसा कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कहते हैं कि राइट द एग्जाम्पल ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 10। एक मोनोमियल डिग्री 10 वाला क्वेश्चन बोलते हैं, लिख लिया करो इसको, ठीक है। अब मोनोमियल ऑफ डिग्री 10 मतलब क्या हुआ कि डिग्री उसका 10 हो, यानी कि किसी चीज़ का पावर 10 कर दीजिए, x का पावर 10 कर दीजिए, y का 10, किसी का 10 कर दीजिए, तो इसका पावर 10 क्या हो गया, इट इज़ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 10। कहानी खत्म, ठीक है। चलिए, अब कोई बोले कि राइट अ पॉलिनोमियल इस तरीके से, जिसमें कि बाइनोमियल ऑफ डिग्री 20, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 20, तो पहले तो डिग्री 20 बना लीजिए। अब कहता है बाइनोमियल, तो एक और टर्म चाहिए ना, कोई भी एक टर्म चाहिए आपको, तो कुछ भी डाल दो यहाँ पे, 1 2 3, मैंने y डाल दिया, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 20। अब कोई पीछे यहाँ पे 7 लिख दे, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, डिग्री तो 20 रहेगा ना इसका। तो इस तरीके से हमने सीख लिया कि पॉलिनोमियल्स को कैसे कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं। हो गया, आगे बात करते हैं। एक एक चीज़ बता दूंगा, ध्यान रखिए, कुछ भी नहीं छूटेगा आपका। एक भी टॉपिक, चाहे वो 10th क्लास का कोई टॉपिक हो, चाहे 9th क्लास का कोई टॉपिक हो, जिसका 10th में काम आता है, सब लिखा दूंगा। क्योंकि मुझे अभी पता है कि 10th में बच्चे आते हैं और उनको आइडेंटिटी वगैरह याद नहीं होता, मुझे सब पता है, ठीक है। तो मैं सब वो भी लिखा दूंगा। आप बिल्कुल सही जगह आए हो, आपको एक एक चीज़ सिखा के ही भेजूंगा मैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, और आगे बात करते हैं जी। जाओ भाई, तुम्हारा भी हो गया, अब तो हेडिंग हो गया तुम्हारा। चलिए, तो अब पॉलिनोमियल्स में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कि पॉलिनोमियल को लिखते कैसे, हाउ टू राइट इट, ठीक है। तो देखिए, हाउ टू राइट अ पॉलिनोमियल। जैसे कि कोई नंबर है, होता है ना, अब नंबर को जैसे हम क्या करते हैं, x मान लेते हैं, लेट द नंबर बी x। तो नंबर को x, तो नंबर है, अगर किसी पॉलिनोमियल को कुछ मानना हो, उसको हम क्या बोलते हैं कि px बोलते हैं, px या py। तो p मतलब पॉलिनोमियल और xy कुछ और चीज़ होती है, बताता हूँ मैं आपको। मतलब सिखा के क्या रहा हूँ मैं आपको कि किसी भी पॉलिनोमियल को हम एज्यूम क्या करते हैं, ठीक है। तो आपको कई जगह लिखा मिलेगा कि अ पॉलिनोमियल px, क्या लिखा मिलेगा, अ पॉलिनोमियल px। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, ये जो px है इसका मतलब होता है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। पढ़ना सीख लो इसको। अब बताओ, अगर कहीं पे लिखा होगा p और y, तो क्या मतलब हो गया, अब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y मतलब हो गया उसका, ठीक है। कहीं पे लिखा है pz, मतलब क्या हो गया, अब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल z, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया px को। अब इसमें मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। सपोज किसी ने ऐसा लिख दिया कि px इज इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, ये जो चीज़ है इसको बताने के लिए पी एक्स का इस्तेमाल किया गया है, ये पी एक्स है, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे इस पूरी चीज़ को कि इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। देख रहे हो एक्स दिख रहा है यहाँ पे, मतलब एक्स के अलावा जो भी यहाँ दिखेगा वो जो है वो कांस्टेंट माना जाएगा। एक एक लाइन का मतलब होता है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब एक्स के अलावा जो भी मिलेगा आपको वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे देखिए सपोज हम लिखते हैं कहीं पे पी एक्स और उसको ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं कभी कभी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा लिखते हैं कई बार, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो पी एक्स का मतलब क्या हुआ, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, मतलब ये कि इसमें एक्स के अलावा जो भी चीज़ है वो सब क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। यानी कि इस एक्सप्रेशन में आप साफ साफ समझ सकते हैं कि ए बी एंड सी क्या है, कांस्टेंट्स हैं। अब कई बार क्या होता है छोटे क्लासेस में या कहीं भी हमें ये बता दिया जाता है कि जब भी कभी हम किसी एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो वहाँ जो डिजिट होता है वो कांस्टेंट होता है और जो अल्फ़ाबेट होता है वो वेरिएबल होता है। अल्फ़ाबेट क्या होता है, वेरिएबल, और डिजिट क्या होता है, कांस्टेंट। ऐसा मतलब जो है उसको बच्चों को सिखा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप कि ये ए है फिर भी ये कांस्टेंट है, जबकि जो सिखाते हैं पता नहीं क्यों सिखाते हैं वेरिएबल का रिलेशन किससे है, अल्फ़ाबेट से। ये बात ही गलत है ये तो यहाँ पर जो ए और बी और सी आपको दिख रहा है ये एक अल्फ़ाबेट होने के बाद भी क्या है, कांस्टेंट है। इस तरीके के कांस्टेंट को हम बोलते हैं आर्बिटरी कांस्टेंट। ध्यान रखिएगा क्या बोलते हैं इसको हम लोग, आर्बिटरी कांस्टेंट, आर्बिटरी कांस्टेंट, जो कि अभी कांस्टेंट के रूप में काम कर रहा है। थोड़ा सा मैं इसको और स्ट्रेस डालता हूँ इस बात पे ताकि आप पूरा इसको पक्के से सीख लें। सपोज मैं यहाँ लिख दूँ कहीं पे कि पी ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस एक्स, ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। अब बताइए यहाँ पर कांस्टेंट कौन है और वेरिएबल कौन है। पहले जो आदमी इसको पढ़ना सीख लेगा ना वो तुरंत बता देगा कि इसमें कांस्टेंट कौन है, वेरिएबल कौन है। क्योंकि अगर आपको सिर्फ ये लिख के दे, इधर वाला पार्ट लिख के दे, तो आप कुछ बोलो ही मत, बोलो कि अरे बताना पहले उधर क्या लिखा हुआ है। तो उधर क्या मिलेगा आपको, पी ए। पी ए मतलब क्या हो गया, अब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल ए, मतलब कि इधर ए को ही वेरिएबल होने का हक है। यानी कि यहाँ पर एक्स क्या है, कांस्टेंट है, और वेरिएबल कौन है, ए है। तो छोटी छोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर पॉलिनोमियल इन वेरिएबल ए, तो यहाँ पर ए क्या है, ए इज वेरिएबल, ठीक है। और x क्या हो गया, यहाँ पे x कांस्टेंट हो गया, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, पॉलिनोमियल में कांस्टेंट और वेरिएबल समझते हैं, जो कि आपको पॉलिनोमियल को लिखते कैसे हैं ये जानने के बाद ही पता चलता है। तभी मैंने इसको इतना स्ट्रेस दिया इस बात पे, ठीक है। चलिए और आगे बात करते हैं, छोटी छोटी बातें। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। नोट कर लेंगे, अगला टॉपिक वो है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। जैसे कि एक क्वेश्चन से सीखते हैं इसको। सपोज किसी ने आपसे कहा कि भाई पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x हो गया। तो आपसे अगर कोई ये कह के चला गया कि इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, और साथ में वो आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, वो क्या बोलेगा, फाइंड p ऑफ 1। क्या पढ़ेंगे इसको, फाइंड p ऑफ 1। मतलब क्या दिखेगा आपको कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 डाल दो। देखो बच्चा गलती तभी करता है जो बिल्कुल कॉमा में हो, मतलब बिल्कुल सो चुका हो तभी, नहीं तो गलती कैसे कर देगा कोई, इतना आसान है गलती करना। आप लोगों को साफ साफ क्या दिख रहा है कि x के बदले क्या लिखा हुआ है, 1। यानी इधर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 डाल दो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2, तो कितना हो गया बताइए, ये हो गया 3 और 3 2 5 और 1 कितना 6 हो गया, तो 6 हो गया आंसर इसका, ठीक है। तो p ऑफ 1 क्या हो गया, 6 हो गया।
अब यहाँ पर अगर कोई वैल्यू बदल दे थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए कि आपसे यहाँ कोई पूछ दे कि बताओ P ऑफ 1/2 क्या होगा, तो इसमें कोई बड़ी बात है क्या? क्या होगा P ऑफ 1/2? जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/2 डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 2, कितना हो जाएगा ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, प्लस ये हो गया 3/2 और ये हो गया 2/1, सब का एलसीएम ले लो। अब यही सब करवाओ मेरे से आप, है ना। ये 1 हो गया और ये कितना हो गया 6 हो गया और ये 8 हो गया, कितना हो गया ये 15/4। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख देगा, तो अगर आपको एलसीएम लेके मल्टीप्लाई या ऐड वर्ड करना आता है तो कोई बड़ी बात है क्या? आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, यहाँ क्यूब कर दे तो क्यूब कर दीजिएगा। तो मतलब इस तरीके से पॉलिनोमियल का वैल्यू हम निकालते हैं, ठीक है। चलिए, अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल सीखने के बाद जो है मैं आपको तुरंत से कुछ आइडेंटिटीज़ पहले ही सिखा देता हूँ, ताकि मुझे आगे ज़्यादा दिक्कत ना मतलब आपको आए और मुझे भी समझाने में ईजी हो, ठीक है। तो हरी लिख लीजिएगा आइडेंटिटीज़, पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ आइडेंटिटीज़ हम सीख लेते हैं। चलिए, तो इसमें से बहुत आइडेंटिटीज़ आपको पता भी होंगे या कुछ आप भूल भी गए होंगे, लेकिन लिख सारे लो, भले ही वो आपको आता होगा फिर भी लिख लो, ठीक है। चलिए, और नोट्स बन जाए तो नोट्स का PDF भेज देना हमको, नंबर तो पता ही है आपको, उस पर PDF भेज दीजिएगा, चेक कर लूँगा। आप भले ही पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, कहीं से भी देख रहे हो, कर लीजिए, ठीक है। वो चलो 1 की बात करते हैं। तो पहला इसमें जो आइडेंटिटी होता है वो नोट करते हैं हम लोग, वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, 2ab ध्यान रखना, बच्चे कई बार जल्दबाजी में 2ab को भूल जाते हैं। ओके, नंबर 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा आइडेंटिटी नोट कर लेंगे, वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और वो होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है, ठीक है। एक और आइडेंटिटी नोट कर लेंगे, अगला, तीनों हो गया। नेक्स्ट नोट करेंगे आप आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ओके, नाउ फिफ्थ आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल क्यूब, और वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, सॉरी सी कहाँ से आ गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ठीक है जी, a प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब उसी का दो फॉर्म है लिखने का, दोनों ही आपको पता होना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। देखा आपने, मल्टीप्लाई कर लिया इसको। अब सिक्स्थ आइडेंटिटी देख लेते हैं, वो आता है किसका, a माइनस बी के होल क्यूब का। वो कितना होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे, मतलब थोड़ा सा मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके 6 आइडेंटिटीज़ यहाँ हो गए। कुछ और आगे बात कर लेते हैं, जैसे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब। a क्यूब प्लस बी क्या होता है, वो होता है a प्लस बी ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। नंबर 8 की बात कर लेते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, नाउ नंबर 9 की बात कर लेते हैं। नाइन्थ में क्या लिखा दूँ, ये लिख लो चलो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी
ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ठीक है, तो यहाँ तक आप आइडेंटिटीज़ को नोट कर लीजिए और डिस्कशन करते हैं इसमें आगे। चलिए, कुछ आइडेंटिटीज़ में ऐड कर भी सकते हो आप, तो बता देता हूँ। इसी का एक एक्सटेंशन नोट कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि अगर इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देखो कोई ये सब बातें थोड़ी सी 9th क्लास की भी हैं, लेकिन जब आप अच्छे एग्ज़ाम्स में बैठते हैं, जैसे कि अगर आपने NTSC का एग्ज़ाम के क्वेश्चंस देखे होंगे या आपने KVPY क्वेश्चन देखे होंगे, तो वहाँ पर या किसी ओलंपियाड में, तो वहाँ पर इन सभी फॉर्मूलों का इस्तेमाल होता है। और ये तो ना बोलोगे 9th का फॉर्मूला है तो हम 10th में क्यों पढ़ें उसको। अरे भाई पता तो होना ही चाहिए आपको, क्यों नहीं पता होना चाहिए, कहीं भी काम आ जाता है ये तो। यहाँ क्या 11th में कभी काम आ जाएगा तो क्या करेंगे। ठीक है, तो इसलिए पूरा ही नोट कर लीजिए, कुछ भी मैं बोला ना छूटेगा ही नहीं आपका। a प्लस बी प्लस सी अगर 0 होता है तो यहाँ देख लो, अगर ये वाला पार्ट 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो गया। ठीक है, तो उस कंडीशन में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो जाएगा, ये कहानी उधर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो 3abc हो जाएगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, चलिए इसके बाद कुछ छोटे मोटे आइडेंटिटीज हैं जो इन्हीं सब से मिल के बनते हैं, बट आपको पता होना चाहिए। तो कुछ नोट्स में इसको एक्स्ट्रा आप ऐड कर लो, कोई ऐसा नहीं कि ये नई आइडेंटिटी है, बट इसी में से बन के आ जाता है। जैसे कि मान लो कहीं पर आपको एक आइडेंटिटी मिल जाए, जैसे ये क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपसे ये बोले कि बताओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा। कोई क्या पूछे आपसे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, क्या करोगे, इस 2ab को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसको कैसे सीखेंगे हम लोग, इसको ऐसे सीखेंगे कि इस फॉर्मूले में से जो 2ab प्लस का आएगा उसको खाने के लिए बाहर खड़ा है, तुरंत खा लेगा उसको। ठीक है, ऐसे ही बताओ कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक और फॉर्मूला बन सकता है। क्या बन सकता है, यहाँ से देखिए, इस 2ab को ऐड कर दो इधर जाकर तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का 2ab कर दो। मतलब क्या हुआ कि इसमें से जो माइनस का 2ab आएगा उसको खाने के लिए ये तैयार है यहाँ पे। ठीक है, कुछ और छोटे मोटे फॉर्मूले हैं, मैं लिखता हूँ, आप बताना कैसे हुआ। जैसे मान लो कि मैं लिख दूँ कि अल्फ़ा छोड़ो, अभी अल्फ़ा हटाओ, सिंपल बात करते हैं। जैसे कोई कह दे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो मैं लिख दूंगा उसको a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो ये कोई गलत है क्या, सही तो है, लगाओ लॉजिक क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर आता है, b स्क्वायर आता है और माइनस का 2ab आता है। उस माइनस के 2ab में ये वाला जो 4ab जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2ab, और यही फॉर्मूला होता है। समझ में आ रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको पता होना चाहिए। मतलब कई बार किसी अच्छे क्वेश्चन में आपको ये हेल्प कर देते हैं। इसके अलावा कहीं भी कोई आइडेंटिटी नहीं है जहाँ पे आपको दिक्कत आने वाली है, तो वो भी एक साथ, मतलब आइडेंटिटी वाला पार्ट भी अपना जो है कंप्लीट हो गया, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आपको। आगे हम लोग बात करते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स पे। तो जीरो क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा इसका डेफिनेशन है जी। देखिए, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, the value of variable at which a polynomial becomes zero, a polynomial becomes zero। वेरिएबल का वो वैल्यू जिस वैल्यू पर वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, उसकी पूरी वैल्यू जीरो हो जाए, उसी को हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। सिंपल सी बात है, थोड़ा समझ लेते हैं इसको डिटेल में। जैसे एग्जांपल एक हम रखते हैं, सपोज हमने एक पॉलिनोमियल लिया px, अब तो लिखना आ गया होगा आपको, x माइनस 1। क्या लिया मैंने px को, x माइनस 1 ले लिया। अब आपसे कोई कहे कि भाई इसका ज़ीरो क्या होगा, तो आप उसको ये कहिए कि इस x के बदले, यानी पढ़िए ना, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, इस x के बदले ऐसी वैल्यू रखी जाए जिससे कि ये पूरा जीरो आ जाए, उसी को हम इसका ज़ीरो कहते हैं। तो आपको साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि एक इजी क्वेश्चन है। तो अगर मैं x के बदले 1 डाल दूं तो आसानी से आप समझ सकते हैं
कि x के बदले 1 डालते ही ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का 0 क्या है, 1 है। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हेयर x इज इक्वल्स टू 1 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। वो क्या है इसका, 0 है जी, बात खत्म, सिंपल सी बात थी ये तो। चलिए, ऐसा क्यों, क्योंकि x के बदले 1 रखने से हो गया। मैंने कोई तरीका नहीं बताया 0 कैसे निकालना है, मैंने सिर्फ कहा कि ये 0 है। ओके, अब हम अगले स्टेप पे आते हैं, हाउ टू फाइंड द 0। हाउ टू फाइंड द 0, 0 को कैसे फाइंड किया जाए। तो 0 फाइंड करने का एक ही उपाय है, वही एक लाइन लिख लो, कहानी खत्म। लिखो पुट द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, बात खत्म हुई, चैप्टर क्लोज। पुट द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 एंड फाइंड x एंड फाइंड वैल्यूज ऑफ x। यही रूल है, गोल्डन रूल, इसको नोट कर लो। किसी भी किताब के पीछे ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं है, सब क्वेश्चन इसी लाइन से बनेगा। आपको जिस भी किसी पॉलिनोमियल का 0 निकालना हो, उसको सीधे क्या करो, बराबर 0 कर दो, चैप्टर क्लोज। जैसे कि यहाँ देखो, ये लिखा है ना x माइनस 1, px तो उसको डिनोट करने के लिए लिखा गया था ना, असली में पॉलिनोमियल तो x माइनस 1 ही था। तो जैसे ही x माइनस 1 को आप 0 के बराबर करोगे, x तुरंत बोलेगा अरे हम 1 हैं। तो जैसे ही बोलेगा हम 1 हैं, वही आ गया 0 उसका, सिंपल सी बात है। चलिए ठीक है, अब यहाँ से एक और चीज़ हम सीखते क्या हैं कि जो लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं, कौन, लीनियर, उसका जो 0 है, उसका नंबर ऑफ जीरोज़ की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ जीरोज़ की अगर मैं बात करूं, तो लीनियर में एक 0 होता है, मात्र एक 0 होगा उसका। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक होता है उसके 2 जीरोज़ होते हैं, ये सब उसका मैक्सिमम लिमिट है। क्वाड्रेटिक कितने 0 होंगे, 2, और जो क्यूबिक होगा उसके कितने जीरोज़ होंगे, उसके 3 0 होंगे। ये उसका लिमिट है, कम भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम 3 ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया जीरोज़ को लेकर कि लीनियर के कितने 0 होते हैं, क्वाड्रेटिक के कितने 0 होते हैं, और क्यूबिक के कितने 0 होते हैं। ये एक और आप नोट कर लीजिए, 0 निकालना और 0 सीखना। अभी हमने अच्छे क्वेश्चंस में 0 नहीं कैलकुलेट किया है, बस एक छोटा सा कंसेप्ट सीखा है कि 0 होता क्या है। चलिए और आगे बात करते हैं। अगर मैं इसी को ग्राफ पे आपको समझाऊं तो कैसे समझा पाऊंगा, उसको देखते हैं। ग्राफ, जिसका ग्राफ स्ट्रॉन्ग हो गया, समझो पॉलिनोमियल का मास्टर बन गया। ज़्यादातर हायर लेवल की स्टडीज़ जो होती हैं वो ग्राफ पे ही होती हैं, ध्यान रखिएगा आप, ग्राफ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इससे भागना बंद कीजिए, इसके पास जाइए, सीखिए ये क्या कहना चाहता है। तो सबसे पहले जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, वो डिस्कशन करने वाले हैं लीनियर का। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल्स का हम डिस्कशन करेंगे, उसमें सब कुछ सीखेंगे, ये 0 क्या होता है, ग्राफ, सब कुछ सीखेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए, तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म इसको है ना, जीएफ, लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी। क्या होता है, ax प्लस बी। ध्यान रखना, जहां पर a और b क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जनरल फॉर्म सबका आपको पता होना चाहिए। किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी होता है। बहुत बढ़िया जी, जैसे एग्जांपल देख लो। एग्जांपल मैंने क्या लिखा, px इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, डिग्री 1 है ना इसका, तो ये लीनियर हो गया। इसका डिग्री क्या, इसमें अगर डिग्री इसका 1 है तो लीनियर हो गया। यहाँ आप कंपेयर कीजिए, a के बदले क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, और b के बदले क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो 2 और 3 कांस्टेंट हो गया, x हो गया वेरिएबल, लिखा हुआ है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। इसके बारे में बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, तो आपने यहाँ से a और b कर लिया ना आइडेंटिफाई। चलो एक और पूछता हूँ, बताओ। जैसे मैंने लिखा कहीं पे कि px इज इक्वल्स टू x माइनस 8, बताना यहाँ पे a के बदले क्या लिखा हुआ है। देखो देखो, यहाँ पीछे कुछ नहीं है ना इसके, तो यानी 1 है छुपा हुआ, यहाँ पे 1 इंटू एक्स लिखा हुआ है। तो a के बदले 1 है और b के बदले क्या है, 8 नहीं है। इसको थोड़ा अलग सोचिए, ये ऐसा लिखा हुआ है x प्लस माइनस 8। अब करो कंपेयर, a के बदले 1, x के बदले x, प्लस के बदले प्लस, जरूरी है ये। तब b के बदले क्या दिखेगा, माइनस 8 दिखेगा। समझ में आया।
तो लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी, और इसके हमने दो एग्जांपल कर लिए कि ax प्लस बी सेट कर देख लिया कि a के बदले क्या है और b के बदले क्या है। तो अभी इस वाले क्वेश्चन में आप देखोगे, फॉर दिस क्वेश्चन तुम पता नहीं इसको मल्टीप्लाई ना समझ लो, तो मैं इसको अलग लिख देता हूँ कि इस वाले कंडीशन में देखेंगे हम क्या कि a के बदले क्या लिखा हुआ है 2 और b के बदले क्या लिखा हुआ है 3, और यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि a के बदले क्या लिखा हुआ है 1 और b के बदले क्या लिखा हुआ है -8। हो गया। चलिए, तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो नोट कर लेंगे, नेचर ऑफ ग्राफ, एक एक चीज़ सीक्वेंस वाइज। मैंने कहा ना आपसे, तुम्हारा नोट को देख लेगा तो पहले तो पूछेगा कि भाई कहाँ से छापा है, कहाँ से लिखा। किताब में थोड़ा अजीब लिखा हुआ है, अभी मैं बिल्कुल सिंप्लीफाई बता रहा हूँ, जो कराते हो तो बोलते हैं ना, उसमें क्या बड़ी बात है। नेचर ऑफ ग्राफ, लीनियर पॉलिनोमियल का नेचर ऑफ ग्राफ क्या होता है, एक लाइन बोलना जाके सीधा उसको, भैया स्ट्रेट लाइन। कैसा लाइन, स्ट्रेट लाइन, बात खत्म। द नेचर ऑफ ग्राफ फॉर लीनियर पॉलिनोमियल इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर x के बदले कुछ रखोगे तो आपको कोई वैल्यू मिलता है ना, जैसे मैं x के बदले 1 रखूँ तो मुझे 5 मिलेगा, x के बदले 0 रखूँ तो मुझे 3 मिलेगा, ठीक है। तो जब ग्राफ बनाते हैं तो इस px को y मानते हैं, क्या मानते हैं, px को y, ठीक है, कि मतलब वो वैल्यू कोई ला के दे रहा है ना, इसलिए px को y मान लेते हैं, ठीक है जी। तो थोड़ा मैं इसको और अच्छा समझाता हूँ, देखिएगा। जैसे मैंने लिखा कि लेट y इज इक्वल्स टू px, ये px को क्या बोल दिया हमने y, क्योंकि px का कोई वैल्यू पहले नहीं आता था। ये क्या हो जाएगा, सपोज 2x प्लस 3, क्या ले लिया, 2x प्लस 3 ले लिया, तो ये y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 जो हो गया, ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि px इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अब बताइए इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, y इक्वल टू 2x प्लस 3 लिखा है ना, तो y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 जो लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, खोलते हैं डब्बा, ठीक है। इस डब्बे में आ जाइए। अब डब्बे में हम क्या देखेंगे, पहले x के बदले यहाँ x और यहाँ y, अपने मन से आप x के बदले कोई वैल्यू पुट कीजिए, x के बदले 0 हो जाएगा तो y क्या होगा 3, x के बदले -1 जाएगा, x के बदले -1 तो y क्या हो जाएगा बताइए, 1 नहीं हो जाएगा, -2 प्लस 3 1 हो जाएगा। और x के बदले अगर मैं -2 रख देता हूँ तो ये -4 प्लस 3 y क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये जो हमें 3 पॉइंट्स मिल गए, इन तीनों पॉइंट्स को लेके हम चलेंगे कहाँ पर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपने ग्राफ पे चलेंगे। तो ग्राफ पे यहाँ मुझे क्या मिलेगा, ये 1 मिलेगा, ये 2 मिलेगा, यहाँ पे 3। आप जानते ही हो कैसे ग्राफ बनाते हैं। मैंने कहा ना एक एक चीज़ सिखा दूंगा, कुछ छूटना ही नहीं है आपका, बस आराम से आप लिखते जाओ, ठीक है। जितना भी आपका पेशेंस लेवल हो देखने का, उस हिसाब से देखो, लेकिन इसको लिखते जाओ। -1 1, तो इसको कर लेंगे 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, और मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अब तुम्हारे साथ के कोई आदमी होगा जो यहाँ पे अभी यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहा होगा, डांस कर रहा होगा, और यहाँ तुम काम कर रहे हो, तो तुमको इसका रिजल्ट भी तो मिलेगा। जितना आप काम करोगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है ना। जो मस्ती कर रहे हैं कर लीजिए, उनको देखते नहीं हो, बैठे रहते हैं रोड के साइड में धूप में, बेइज्जती नहीं कर रहा उनकी, लेकिन जब वो तो थोड़ा ना ऐसे हो जाता है, वो स्टार्ट होता है, एक सीरीज़ होती है पूरी, ठीक है। फ्यू एक्सेप्शंस को छोड़ दीजिए तो वो 7-8 क्लास से ही वो नेगेटिविटी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे आदमी जाकर ऐसा बन जाता है। इसलिए बहुत ही अपने आप को सिंसियर रखिए। चलिए, तो हम अब क्या कर रहे हैं, x के बदले 0, y के बदले 3, पॉइंट कहाँ पे आएगा, x पे 0, y पे 3, पॉइंट यहाँ पर आएगा जी, बहुत बढ़िया। फिर क्या देखा हमने कि x पे -1 और y पे 1, तो ये कहाँ पे होगा, x पे -1 y पे 1, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, x पे -1 और y पे 1। और तो क्या है, x पे -2 y पे -1, x पे -2 और y पे -1, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमने एक बनाया लाइन। तो ये जो तो लाइन सीधा बन जाए भैया। ड्राइंग का बड़ा केस है मेरे साथ यार, मतलब क्या बताऊँ मैं, ठीक है। नहीं बनेगा आज, मतलब है पूरा जिद में है कि नहीं बनना चाहता है, और हम भी लगे हैं भाई ऐसे कैसे नहीं बनोगे तुम, बना के ही छोड़ेंगे तुमको। चलो, तो ये जो लाइन बन गया क्या हो गया, तो स्लिप बहुत करता है ना मार्कर वाला बोर्ड, चौक पे सीधे बन जाता है।
तो ये जो लाइन बना है, ये लाइन क्या है, ये आपका y इक्वल्स टू 2x+3 का ग्राफ है, y इक्वल्स टू 2x+3। तो आप क्या देख रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, कैसा लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है, ये बहुत ज़रूरी है। ओके जी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपने नेचर ऑफ ग्राफ देख लिया। अब इसमें मैं आपको एक रूल और लिखाता हूँ, वो नोट कर लेंगे। ये एक नोट बनाइए, यहाँ पे नोट ये बनाइए कि जितने ज़ीरो होंगे, क्या बोला मैंने, जितने ज़ीरो होंगे उतनी बार x को कट करेगा, उतनी बार x एक्सिस को कट करेगा। सीधी बात ये है, जितने ज़ीरो होंगे उतनी बार x एक्सिस को कट करेगा। यानी कि चूंकि यहाँ पर लीनियर का ग्राफ बना रहे थे, चूंकि ये स्ट्रेट लाइन था, इसीलिए ये x को एक ही बार कट किया, मतलब इसका एक ही ज़ीरो होगा। अगर कोई ग्राफ x एक्सिस को 2 बार कट करता है तो 2 जीरो हो जाएगा, 3 बार कट करता है 3 जीरो हो जाएगा। समझ में आया? तो यही रूल है कि जितनी बार उसको कट करेगा उतने उसके ज़ीरोज़ होते हैं। ठीक है, और जहां कट करेगा, जहां कट करेगा वो ही जीरो होगा, वो ही ज़ीरो होगा। ये कुछ गोल्डन रूल्स हैं, किताब में नहीं लिखा होता, मतलब लिखा भी होता तो काफ़ी ज़्यादा जो कहते हैं कि ढूंढना पड़ेगा आपको। तो एज ए स्टूडेंट बहुत टफ है कि आप ढूंढो असली में क्या लिखा हो, उसको फिर यहाँ प्लेस करो, तो हमें ना उसकी टेंशन मिलते हो। तो जहाँ पहली बात तो ये कि जितने जीरो होंगे उतनी बार x को कट करेगा। दूसरी बात ये कि जहाँ पर कट करेगा वहीं पर जीरो होगा। यानी कि देखो, अब आपको ये चीज़ के लिए हेडेक नहीं लेना। मान लो कोई ग्राफ बना के दे दे आपको, मान लो अच्छा क्वेश्चन है, कोई ग्राफ बना के दे दे और ग्राफ में वो कह दे कि भैया ये ग्राफ लाइन है और ये पॉइंट है -1 और ये पॉइंट है -2 और ये पॉइंट है -3 और ये पॉइंट है -4 और भी चीज़ें हैं। तो ये जो भी ग्राफ लाइन बना हुआ है, पहली बात, स्ट्रेट लाइन देख के आपका तुरंत दिमाग क्या कहेगा कि भैया ये कैसा ग्राफ है, ये लीनियर का ग्राफ है। पहली बात तो ये हो जाएगी। लाइन स्ट्रेट मतलब ये ग्राफ किसका है, लीनियर का है, यानी कि ये पॉलिनोमियल कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल है। दूसरी बात, चूंकि ये x एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसका एक जीरो होगा, वहाँ से भी बात ये प्रूफ हो जाती है कि लीनियर है। तीसरी बात कि ये x एक्सिस को कट कहाँ पे कर रहा है, तो -2 पे कट कर रहा है, यानी कि इसका जीरो -2 ही है। हाँ जी, यही बहुत बड़ी बात है कि इसका ज़ीरो क्या है, -2, यानी ये वाला पॉइंट। ठीक है, और -2 ज़ीरो हो, ऐसे कई पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, तो ये आपका बन के यहाँ पर तैयार हो गया। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे लेवल पे खेलना चाहते हैं ना, तो मैं इसका दिखाता हूँ आंसर। देखो क्या होता है, आपको जीरो क्या चाहिए, -2, 100% लिख के दे रहा हूँ। ये पॉलिनोमियल पता है क्या है, ये है x+2 है। चलो आप समझ जाओ क्यों हुआ, लगाओ दिमाग। x+2 होगा तभी तो x को -2 करोगे तभी तो जीरो आएगा। देखो 0 -2 है, इसका ग्राफ बनाओ वही बनेगा। तो आप ये भी पकड़ सकते हो सिर्फ ग्राफ देख के कि पॉलिनोमियल कौन सा होगा। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल था आपका किसके बारे में, लीनियर के बारे में। इसमें एक चीज़ और छोटी सी मैं ऐड कर देता हूँ ताकि ये कंप्लीट हो जाए, और वो है कि इसका ज़ीरो होगा क्या आखिरकार। ठीक है, अगर कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है ax + b तो उसका जीरो क्या होगा, उसको हम एक और नोट कर लेते हैं। आपने ये बना लिया होगा आई थिंक, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप इसको यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। आप तो आगे ही नोट करो अपने, मैं तो एक सेट के लिए यहाँ बना रहा हूँ। देखिए, जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax + b होता है ना। क्या होता है, ax + b। अगर कोई आपसे पूछे कि इसका जीरो क्या होगा, तो मैंने क्या सिखाया, पुट द पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो, पुट द पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो। तो आपने क्या किया, इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो पुट कर दिया, और जैसे ही इसको जीरो पुट किया वैसे ही आपको, एक और बात, आपको निकालना किसका वैल्यू है, x का, क्योंकि पता है ना वेरिएबल कौन है, x है। देखो कौन है वेरिएबल, x है ना, तो वैल्यू x का आएगा। ये ध्यान, ऐसा नहीं कोई a का वैल्यू निकाल ले, सर -b/x, बोले कोई बंद करो उधर चले जाओ, ऐसा नहीं होता है। आपको x वैल्यू निकालनी है, तो बताओ x क्या हो जाएगा, ax विल बी हाउ मच, -b,
तो x क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। ये ध्यान रखिएगा एक और इम्पोर्टेंट बात कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का अगर वो ए एक्स प्लस बी उसका जनरल फॉर्म है तो उसका जीरो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए होता है। इसी को एक और तरीके से पूछता है वो कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, तो आंसर है माइनस बी अपॉन ए वाले पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या सिखाया आपको, पढ़िए, जहाँ कट करेगा वही जीरो होता है। तो अगर जीरो माइनस बी अपॉन ए है तो उसी पॉइंट पे वो कट करेगा, एक्स पे। वाई पे तो बात ही नहीं होगी क्योंकि एक ही जीरो है ना, तो एक्स की वैल्यू भी जो है आपकी आएगी। अब कैसे, देखो ध्यान से। हाँ, इसका मैं आपको ग्राफ बता देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। आप बना लेंगे, जैसे कि कोई भी एक मैंने बनाया ये कार्टेशियन प्लेन और यहाँ पर मैंने क्या बनाया, एक लाइन बनाया इस तरीके से। ठीक है, अगर ये पॉलिनोमियल ax प्लस बी है अगर, तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या होगा, इट इज़ माइनस बी अपॉन ए। जैसा कि आप जानते हो कि इसमें y पे कोई बात होती ही नहीं है क्योंकि जो भी जीरो आएगा x पे ही आएगा, y पे कैसे आ जाएगा, तो इसलिए y कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बन गया है। एक एक चीज़ मैंने खोल दी, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता क्वेश्चन। तुम कोई किताब उठा लो, इतने बनेंगे। यानी कि ax प्लस बी वाला जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसका जो ग्राफ लाइन है वो x एक्सिस को कहाँ कट करेगा, पहली बात माइनस बी अपॉन ए पे, और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा माइनस बी अपॉन ए कॉमा ज़ीरो। तो यहाँ पर आपका लीनियर पॉलिनोमियल जो है वो ख़त्म हो गया। इसमें इतनी बातें ही हैं। अब लीनियर पॉलिनोमियल होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं किसके पास, क्वाड्रेटिक के पास। और चूंकि हम ग्राफ ही पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो हेडिंग डाल लीजिए क्वाड्रेटिक। मैंने इक्वेशन बोल दिया था क्या, है ना, माफ़ करें मुझे मेरे शब्दों को। इक्वेशन नहीं है ये, अभी क्या पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में और इक्वेशन में बस एक इक्वल टू का फ़र्क होता है। ठीक है, अगर बीच में इक्वल टू आ जाए तो वो इक्वेशन बन जाए, और अगर सिर्फ टर्म्स लिखे हुए हैं तो वो क्या हो जाता है, पॉलिनोमियल। ठीक है, और बातों बातों में एक और बात सिखाता हूँ कि पॉलिनोमियल जो है वो जीरो देता है और इक्वेशन देते हैं रूट्स। तो कभी भी आप ये मत कहना कि रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, हमेशा ज़ीरो होता है। छोटी छोटी बातें सीख लो, बोर्ड भी बता दिया, मैंने बात भी कर ली। चलिए अब कहाँ आते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक पे जी। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखते हैं क्या है ये। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसमें कितने जीरोज होते हैं, पहले तो ये समझो, देयर आर 2 जीरोज। ठीक है, तो होने को एक भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम कितने होंगे, 2 होंगे। कोई बोले कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका जीरो है 1, 5 और 9, बोलो कॉपी बंद करो चले जाओ। गलत बोल रहा है ना, सही काम बोल रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहली बात कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीएफ से बात कीजिए पहले तो, है ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ पीएक्स तो उसको डिनोट करते हैं, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ध्यान रखिएगा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल से इसको और क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि आपको कोई एग्जाम्पल लिख के आ जाए कि भाई एक पॉलिनोमियल है px और वो है 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ इसमें a, b और c क्या है, तो देख के बता देंगे। क्या बताएंगे कि a की वैल्यू कितनी है, बताइए, a इज़ 7 एंड b इज़ 3 एंड c इज़ 5। तो इस तरीके से आप इसको देख के समझ सकते हैं। ऐसा कुछ भी लिख देखो यहाँ पे अगर 7 नहीं होता, मान लीजिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज लिखा हुआ है px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। तो बताइए a के बदले क्या लिखा है यहाँ पे, कुछ है ही नहीं, मतलब 1 है, 1 इंटू है ना ये, तो a के बदले क्या हो गया 1, और b के बदले क्या हो गया, यहाँ भी कुछ नहीं है तो ये भी 1 हो गया, और c के बदले क्या हो गया 3 हो गया। तो a, b और c क्या हैं, कांस्टेंट हैं। इन कांस्टेंट को क्या बोलते हैं,
आर्बिटरी कांस्टेंट, याद कीजिए है ना, उसको भूलना नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, आर्बिटरी कांस्टेंट। बहुत बढ़िया, ठीक है जी, तो ये हमने पढ़ना सीख लिया इसको। अब इसका हम बात करते हैं ग्राफ और जीरोस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले इसका नेचर ऑफ ग्राफ नोट कर लेते हैं। क्या नोट कर लेते हैं, नेचर ऑफ ग्राफ। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो नेचर ऑफ ग्राफ होता है, शेप ऑफ ग्राफ जो होता है वो होता है पैराबोला। क्या होता है, पैराबोला। अब पैराबोला क्या होता है सर, तो थोड़ा सा उसका शेप समझ लीजिए। पैराबोला कैसे दिखता है, इट लुक्स लाइक दिस, ये होता है पैराबोला, ठीक है, ऐसा ही होता है। इन्हीं की कर्सिव लिख देना इसमें आप, है ना, अपना इंग्लिश राइटिंग में मत दिखाना है आप। क्या होता है ये, पैराबोला का ये शेप होता है, ठीक है। या तो ऐसे खुला होगा, उधर खुला होगा, नीचे खुला होगा, इधर खुला होगा, लेकिन होता ऐसा ही है। दिस इज पैराबोलिक शेप। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पैराबोला ही होता है। ओके, अब इसमें बात क्या कर लेते हैं, नंबर ऑफ जीरोस की। तो वो क्या लिखेंगे, इट हैज़ मैक्सिमम 2 जीरोस। उसके मैक्सिमम कितने होते हैं, 2 जीरोस होते हैं जी। बहुत बढ़िया, इट हैज़ मैक्सिमम 2 जीरोस। अब जरा हम इसके ग्राफ को स्टडी कर लेते हैं। ये एक्चुअली थोड़ा लेंदी है, इसमें बहुत चीज़ें सिखानी है मुझे आपको, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से सीखना। सबसे इजी पार्ट थोड़ा सा अच्छा सिखाया मैंने, और आगे बात करते हैं। मैक्सिमम इसके 2 जीरोस होंगे। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं इसका एक ग्राफ बना के आपको समझाऊं, तो ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पर वो पैराबोला कुछ ऐसा दिखता है, इस तरीके से। कई शेप होते हैं पैराबोला के, एक एक सिखाऊंगा, अभी बस मैं आपको बता रहा हूँ एक तरीके से, ठीक है। जैसे कि ये हो गया एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया एक्स डैश, ये क्या हो गया वाई, और ये क्या हो गया वाई डैश, ठीक है। तो ये जो रेड कलर से मैंने बनाया है, ये क्या है, ये उस इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन का, जैसे इसी में अगर आप x की वैल्यू पुट करेंगे 1 फिर 0 करके, तो वो एक पॉइंट ही ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ऐसा पॉइंट बनेगा, तो ऐसा बना दिया हमने उसको। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर मैंने रूल क्या सिखाया था कि जितनी बार x एक्सिस को कट करेगा उतने जीरोस होंगे। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस को एक तो यहाँ पे कट कर रहा है, और दूसरा वो x एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, ये x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो चूंकि ये x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसीलिए इसके 2 जीरोस होंगे। और कौन कौन जीरो होंगे, जहाँ जहाँ कट कर रहा है वहाँ वहाँ जीरो हो जाएगा। अब मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि ये जो है ये 1 है, और ये 2 है, और ये 3 है, और ये 4 है, और ये 0 हो गया, और ये -1 हो गया। ऐसा हो सकता है ना। तो फिलहाल जो आपके सामने इक्वेशन बना हुआ है, सॉरी मैंने पहले सॉरी बोल दिया, ठीक बाद में आने वाली अब आई नहीं, इसलिए ये बड़ा अजीब चीज़ है ना। जब आदमी को छीका तो आदमी सॉरी बोले के पहले छीके, वो तो कन्फ्यूजन थोड़ा हो जाता है। मैं तो बोलता ही नहीं कभी कभार, तो सामने वाले बोलता है कितना ये अजीब आदमी है, छीक भी दिया सॉरी भी नहीं बोला, कोई बात नहीं, इट हैपन्स। बड़े बड़े लेक्चर्स में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। 1 और 3, तो चूंकि ये 1 और 3 पे कट हो रहा है, इसीलिए इसका 0 क्या होगा, 1 और 3 ही होगा। और चूंकि 2 पॉइंट पे कट हो रहा है, इसलिए 2 जीरोस होंगे। 2 जीरो मतलब क्वाड्रेटिक। देखो सब कुछ मैंने रिलेट कर दिया एक साथ, बात समझ में आ गई आपको। चलिए और आगे बात करते हैं। ओके 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 ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट इसमें सीखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये जो यहाँ पर पैराबोला बनता है, इसमें कुछ टर्म्स आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या मान लिया, लेट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी, लेट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी, जिसको हमने क्या लिया है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लिया है। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक टर्म होता है जो आपको सीखना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है जिसको पहले तो हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। किसे नोट करते हैं, कैपिटल डी से, और उसका वैल्यू होता है b² माइनस 4ac। थ्योरी नोट कर जाओ, क्या बोलते हैं इसको, b² माइनस 4ac। देखो यहाँ पे ये b हो गया, और बाकी अब जानिए a हो गया और c हो गया, तो क्या हो गया, ये b² माइनस 4ac हो गया।
अब इसमें कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स आप नोट कर लीजिए। रूल्स क्या क्या हैं? रूल्स ये है कि अगर ये d का वैल्यू, ये d जो है इसका वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो, अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से बड़ा हो, इसका मतलब यहाँ पर जो ग्राफ होगा वो ग्राफ कट्स x एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। नोट कर लेंगे, ग्राफ कट्स x एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। ठीक है, ग्राफ x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। कब? जब d की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो। ओके, अब इसका सेकेंड रूल नोट कर लीजिए। इसके 3 रूल हैं। दूसरा रूल इसका ये कहता है कि अगर ये d का वैल्यू 0 के बराबर हो, अभी मैं क्वेश्चन से करा दूंगा आपको, अगर ये d का वैल्यू 0 के बराबर हो, उस कंडीशन में ग्राफ ओनली टच x एक्सिस, ग्राफ ओनली टच x एक्सिस एट 1 पॉइंट। अब टच तो एक ही पॉइंट कर सकता है ना, टच x एक्सिस एट 1 पॉइंट। और तीसरा केस है इसमें कौन सा, कि अगर d की वैल्यू 0 से कम हो, उस केस में क्या होगा, जो ग्राफ है डू नॉट टच x एक्सिस, डू नॉट टच x एक्सिस। ठीक है, अब सुनना, अभी क्या बताओ, लिखना छोड़ो, अभी देखो क्या बता रहे हैं। अगर ग्राफ x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा तो इसके 0 कितने होंगे, देयर विल बी 2 zeros, और दोनों अलग अलग होंगे, तो लिखते हैं 2 डिफरेंट zeros। क्या लिखते हैं? 2 डिफरेंट zeros। इसको थोड़ा शो ऑफ करने के लिए पता है क्या बोलता है आदमी, 2 डिस्टिंक्ट zeros। बोलने दो, उनका काम है, उनको वही आता है, और क्या करेंगे वो। जिनको वही आता है, जिनको एक ही वर्ड 5 तरीके से बोलना आता है, वो उनका तो वही टैलेंट है ना। वो राम ईट्स मैंगो, मैंगो इटन बाय राम बोल के ही मतलब जो है वो अपने आप को समझता है बहुत बड़ा, तो उसको समझने तो क्या दिक्कत है। हम लोग बेवकूफ़ हैं जो सब पढ़ लिए। इस इक्वेशन से, पैराबोला इक्वेशन से मिसाइल लॉन्च कर देते हैं लोग, वो बेवकूफ़ है ना। वो तो बोलने का ही तरीका ढूंढ रहे हैं, वो ढूंढने दो उनको, उसमें क्या दिक्कत है। हम लोग बेवकूफ़ी निकले क्या कर सकते हैं। चलिए, 2 0 होंगे। अगर d की वैल्यू 0 है तो ग्राफ एक ही पॉइंट पे टच करेगा। अगर एक ही पॉइंट पे टच करेगा तो क्या लिखेंगे, बोथ जीरोज सेम। दोनों 0 क्या होंगे, एक ही होंगे। होंगे तो 2, लेकिन चूंकि एक ही पॉइंट पे वो टच करेगा इसलिए सेम होंगे। अभी लिख लो बस, अभी ग्राफ से और क्लियर कर दूंगा। तीसरा क्या होता है, ग्राफ डू नॉट टच x एक्सिस। अगर ग्राफ x को टच ही ना करे, लिखेंगे नो जीरोज, 0 होगा ही नहीं उसका, या बोलते हैं नो रियल जीरोज। क्या बोलते हैं इसको, नो रियल जीरोज नहीं होते, फिर वो आगे नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह है, वो आपको नहीं देखना। नो रियल जीरोज होते हैं। ठीक है जी, ओके, थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे मान लो कहीं पर, पहला केस का डिटेल समझते हैं, कि अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी हुई है ना, d की वैल्यू 0 से बड़ी हुई तो क्या होगा, क्या कंडीशन है, ग्राफ कट x एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। यानी कि अगर ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो ग्राफ उसका ऐसा होगा, x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा तो इसके दोनों अलग अलग जीरोस होंगे। जैसे यहाँ पर 1 और 3 आ रहा था। ठीक है, जो कंडीशन दूसरा इसमें क्या है, कंडीशन नंबर 2 क्या कहता है कि अगर d की वैल्यू 0 के बराबर है तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये आपका क्या हो गया, ग्राफ हो गया, तो इसमें वो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा। देख रहे हो, ये सिर्फ इस पॉइंट को टच कर रहा है, सिर्फ इस पॉइंट को टच कर रहा है। मान लेते हैं कि ये पॉइंट है 2 और ये पॉइंट है 1 और ये पॉइंट है 3, तो क्या बोलेगा, 2 पे ही टच कर रहा है, मतलब 0 तो 2 हैं इसके, लेकिन इसके दोनों जीरोस जो हैं वो क्या हैं, वो 2, 2 ही है, यानी 2 and 2। क्या बोलते हैं इसको, 2 and 2। इसके दोनों जीरोस 2 ही हैं, ये कहने का मतलब हुआ। जैसे कि यहाँ पर पॉइंट मान लेते हैं, सपोज ये 1 हो जाए और ये 2 हो जाए और ये 3 हो जाए, तो ये क्या बोलेगा कि मेरा जीरो एक तो 1 हो गया, एक तो 3 हो गया। 2 जीरो उसका भी है और 2 इसका भी है, लेकिन इसका दोनों सेम है। क्यों, क्योंकि टच कर रहा है।
ठीक है। चलिए अब आते हैं तीसरा वाला। तीसरा क्या होता है, जब डी की वैल्यू 0 से छोटी हो तो उस एक्स एक्सिस से बात ही नहीं करेगा, वो दूर रहेगा उससे। कैसे दूर रहेगा, देखिए जैसे कि हमने क्या किया, ये बना लिया, ओके। अब यहाँ क्या किया हमने, इसको ग्राफ बना देते हैं, इसका ऐसे बना लेते हैं, एक्स को टच ही नहीं कर रहा। और मैंने नियम क्या बनाया था कि एक्स एक्सिस को टच करेगा तभी 0 माना जाएगा, ये टच ही नहीं कर रहा एक्स को, तो क्या हो जाएगा, ये डी की वैल्यू 0 से छोटी होगी। तो जब भी कभी आपको कोई इक्वेशन मिले, सॉरी पॉलिनोमियल मिले जिसमें डी की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आ रही हो, तो आप समझ लीजिए कि आपका उसका रूट निकलेगा ही नहीं निकलेगा, सॉरी उसका 0 नहीं निकलेगा। और डी कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल करा के इसको और पक्का कर देता हूँ, ठीक है। ये ग्राफ नोट कर लीजिए। हाँ, किसी बच्चे के मन में आ रहा होगा सर कि इधर ही क्यों बना रहे हो आप, बेटा बना लो, इधर ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसा है ना, ये बना लो, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर बनाना है तुम तो नीचे बना लो, एक पॉइंट पे टच करे बस। यस, ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, नीचे भी गिर सकता है, ये ऐसा हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है, टेंशन कहीं भी हो सकता है। रूल वही है, 2 पॉइंट, देखो ये भी तो जो नीचे खुला हुआ है ये भी तो 2 पॉइंट टच कर रहा है, देखो 2 पे टच कर रहा है, ये होता है। चलो और आगे बात करते हैं। तो रूल क्या सीखा आपने कि एक्स एक्सिस को जहां पर वो कट करेगा वही उसका 0 होता है। तो कट करेगा वहां पर तो उसको 1 काउंट करेंगे और टच वाले को 2 काउंट करते हैं, और दोनों सेम ही होते हैं ना, वो ये भी तो सिखाया मैंने आपको, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब किसी को बोलोगे कि भाई इस वाले पॉलिनोमियल के 0 क्या होंगे, तो क्या बोलोगे, 2 TWO, वो इसका 0 है। 2 बार है वो क्या है। अब मान लो 3 होता तो क्या बोलते हैं, 0 क्या, 3 नहीं, 3 बोलते, एक बार बोल देते, वो होता है। चलिए अभी तो सिर्फ थ्योरी सीख रहे हो ना, जब तुम क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो देखोगे इसका कितना हेल्प मिलता है आपको। और पता नहीं क्यों ये बच्चे पढ़ते नहीं है, ग्राफ राफ छोड़ देते हैं और सीधे क्वेश्चन चले जाते हैं, फिर फंसते रहते हैं हर पॉइंट पे। और जो पॉलिनोमियल में ग्राफ नहीं पढ़ा वो कोई पॉलिनोमियल पढ़ा गया, मल्टीप्लाई डिवाइड करके पूरा 10th का कंटेंट जो है डिस्टर्ब कर लेते हैं। चलिए और आगे बात करते हैं, आगे सीखते हैं। तो इसके बाद हमें, मैंने बताया आपको क्या सीखना है कि अगर कोई वही चल रहा है अभी, क्वाड्रेटिक कंटिन्यू है, नोट कर लेंगे। जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़, जैसे मान लो कि रूल्स कुछ और सिखा देता हूँ मैं आपको, चलो 2 रूल और सीख लो। ये जो a दिख रहा है ना आपको, इफ a इज ग्रेटर देन 0, अगर इस a की वैल्यू 0 से बड़ी हुई ना तो पैराबोला जो है, जो पैराबोला आपका बनता है ओपन्स अपवर्ड, ऊपर खुलता है पैराबोला, ऊपर खुलेगा पैराबोला, ठीक है। रूल नंबर 2, अगर a की वैल्यू 0 से कम हुई ना तो पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड्स। 5 रूल सिखाए मैंने आपको, डी वाला और ये ए वाला। जैसे एग्जांपल देखो, आप खेलो क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो मैंने आपसे कहा कि माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ क्या दिखा आपको, a के बदले -1 है, पता है ना आपको। तो a के बदले -1 है, मतलब 100% ये बात फिक्स हो गई कि इसका ग्राफ नीचे खुला हुआ मिलेगा। अब ये कट क्या करेगा नहीं करेगा उसके लिए डी निकालना पड़ेगा आपको, लेकिन ये फिक्स हो गया ए के नेगेटिव होने के वजह से कि ग्राफ खुलेगा नीचे। और इसी के साथ में अगर आपसे ये कह देता कि बताओ भाई 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, तो चूंकि यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, मतलब 100% इसका ग्राफ कहाँ होगा, ऊपर खुला हुआ मिलेगा। तो ग्राफ किधर खुला हुआ है इसको चेक करने के लिए आप एक्स स्क्वायर के साथ में जो कोफिशिएंट होता है a, उसको ध्यान दो। a पॉजिटिव मतलब ग्राफ ऊपर, a नेगेटिव मतलब ग्राफ नीचे होता है, ठीक है। एक और चीज़ सीख ली हमने, और आगे बात करते हैं। देखो इसके बाद जो टॉपिक है उसको कहते हैं हम लोग वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। क्या होता है ये, देखिए
वर्टेक्स ऑफ पैराबोला का मतलब होता है, कोई पैराबोला बना लो पहले, तो ये हो गया आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पैराबोला है कुछ इस तरीके से, देख के बता दो, ऊपर खुला हुआ है, मतलब ए की वैल्यू पॉजिटिव है और 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब डी की वैल्यू भी पॉजिटिव है, 0 से बड़ी है। दो बात समझ में आ गया, तुरंत समझ में आ गया, ठीक है। चलो, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इसको बोलते हैं, ये जो पॉइंट दिखता है ना आपको, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। पैराबोला का सबसे निचला हिस्सा बोलते हैं इसको। अब ऐसा नहीं निचला हिस्सा, जैसे मान लो कि अब पैराबोला उल्टा है, मान लो अब ऐसा पैराबोला है, तो अब इसको बोलेंगे वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। मतलब पैराबोला जब चलता है और जहां पर रुक के वापस टर्न लेता है, उस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। अलग अलग हो सकता है ना इस तरीके से। तो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला जो होता है, इसका कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला नोट कर लेंगे आप। अगर जनरल फॉर्मूला क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये होता है -b/2a, -d/4a। ये होता है वर्टेक्स ऑफ पैराबोला का कोऑर्डिनेट, जहां पर आपको पता है कि b और d क्या है। a b c पता ही है आपको क्या है, और d क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। लिख लो यहाँ पे, d क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वर्टेक्स ऑफ पैराबोला का ये होता है एक्सप्रेशन, ठीक है। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं और कुछ। एक मिनट, ये सब बातें हो गई। चलिए, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला हो गया। तो कई बार आपको इसे मैं क्वेश्चन दे दूं एक और, चलो क्वेश्चन से सीख लेते हैं। एक एग्जांपल ले लिया हमने कि 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब ये जो पॉलिनोमियल है, इसमें आपसे कहा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ d, डिस्क्रिमिनेंट निकालो। कैसे निकालेंगे बताइए? d का वैल्यू क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है इसमें? 1 का स्क्वायर है, b तो 1 है ना, -4 इंटू a कितना है? 2 और c कितना है? 1। आंसर क्या आएगा? 4 2 8 1, तो -7 आ गया। अब जैसे ही आप देखेंगे कि इसका d नेगेटिव आ गया, मतलब ये कैसा है? ये ग्राफ x एक्सिस से बात ही नहीं करेगा, x एक्सिस से बात नहीं करेगा, और साथ ही साथ इसका a पॉजिटिव है, मतलब x से बात भी नहीं करेगा, और a पॉजिटिव भी है, मतलब ग्राफ ऊपर खुलेगा और x को टच भी नहीं करेगा। मतलब कि चलो पहले तो यहाँ बात समझ में आ गई। दो बात क्या सीख लिया आपने यहाँ से? एक ही क्वेश्चन सब सिखा देता हूँ मैं आपको। इस क्वेश्चन से क्या क्या आपने फिगर आउट किया बताइए? कि पहली बात कि नॉट टचिंग x एक्सिस, नॉट टचिंग x एक्सिस, क्योंकि d नेगेटिव है। अगर d कम से कम 0 आ जाता तो x को एक पॉइंट पे टच कर रहा होता। अगर d जो है वो 0 से बड़ा होता तो x को 2 पे कट कर रहा होता। लेकिन d नेगेटिव मतलब क्या? कि वो x को टच ही नहीं कर रहा। पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन क्या? कि चूंकि a पॉजिटिव है, मतलब क्या? पैराबोला ओपन अप, पैराबोला ओपन अप मतलब क्या? पैराबोला ऊपर खुला हुआ मिलेगा। अब अगर हमें इसका क्या मिल जाए, अगर हमें इसका वर्टेक्स ऑफ पैराबोला मिल जाए, तो हम एग्जैक्टली पैराबोला को ढूंढ सकते हैं कहाँ पर है, एग्जैक्टली पता कर सकते हैं। तो उस पर चलते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे आ जाए कि फाइंड द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, तो हम चलते हैं कहाँ पर? वर्टेक्स ऑफ पैराबोला के पास। क्या होता है कोऑर्डिनेट बताइए? पहले डी निकाल चुके हैं। चलिए यहाँ पे दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस इज वाई कोऑर्डिनेट। पता है ना, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ होगी और वाई की वैल्यू कुछ होगी ना, तो ये एक्स और वाई होता है। कॉमा में ये तो पता है ना आपको, कोऑर्डिनेट बोलते हैं उसको। लिख लो भाई कहीं पे, हाँ ऐसे डराओ मत मुझे। वर्टेक्स ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा? -b/2a। चलो माइनस b कितना है? b है 1, तो क्या लिखेंगे? -1/2a। 2a कितना है? a है इसका 2, तो क्या हो गया? -2 × 2, ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। y की बात कर लो, -d बोल रहे हैं, तो माइनस तो है ही साथ में, और माइनस मतलब क्या? -7। ओके, नीचे आ जाओ 4a। 4a कितना है इसमें? a2 है ना, कितना हो जाएगा ये? 4 × 2। कहानी देखो क्या होगा? -1/4, 7/8। बात ऐसी है, अगर मैं फ्रैक्शन में बात करूं तो ये हो जाएगा -0.25, ये 1 से छोटा है, और ये भी लगभग जो है 80 कितना हो जाएगा? 8 पॉइंट समथिंग है ना, कुछ ही मान लो, 8.8 मान लो प्लस का। अरे नहीं भाई ऐसा नहीं, 0.8 क्या कर रहा था मैं? 0.8, ठीक है।
चलिए, तो ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया। अब बताइए माइनस और प्लस कौन से कोऑर्डिनेट में होता है? एक्स पे नेगेटिव, वाई पे पॉजिटिव। एक्स पे नेगेटिव, वाई पे पॉजिटिव, कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया? सेकंड कोऑर्डिनेट में हो गया। खेल बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई साहब, समझिएगा अच्छे से इसको, ठीक है। एक्स पे नेगेटिव, वाई पे पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? एक्स पे नेगेटिव, वाई पे पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि ये कि वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इसका कुछ यहाँ पे है। एक्स पे नेगेटिव मान लो ये 1 है, -1, और ये प्लस का 1 है, यानी कि y पे कितना है? 0.8, यानी कुछ यहाँ पे होगा, और x पे माइनस यानी कुछ यहाँ पे होगा। ये इसका हो गया वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग, मैंने ढूंढ लिया, पता नहीं क्यों आप नहीं ढूंढ पा रहे, ठीक है। तो ये हो गया इसका पूरा, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, तो थोड़ा पीछे हो गया, यहाँ पे हो गया, ओके। अब ये इसका हो गया वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, खुल रहा है ऊपर, x को टच भी नहीं कर रहा। पता ही है जब वर्टेक्स ऑफ पैराबोला ऊपर आ गया तो कहाँ से टच करेगा x को? तो ग्राफ देखो ऐसा बनेगा इसका, दिस इज द एक्चुअल पॉलिनोमियल। देख रहे हो कितना मजा आ गया? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे पता ही नहीं ग्राफ कौन सा, फिर बना दिया मैंने, सिर्फ स्टडी करके। ये मेहनत का फल होता है जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या निकाला आपने? वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, और इसके हेल्प से आपने बाकी चीज़ें कैलकुलेट कर ली, ठीक है। चलिए और आगे बात करते हैं। कर ले जिंदाबाद रहे बिल्लो यारियां, ओके। समझ में तुमको आ रहा है ना? समझ में तो आ ही रहा होगा। अब इतना स्लो आदमी पढ़ाएगा एक एक चीज़ डिस्प्ले करके, तो फिर कैसे समझ में नहीं आएगा? हो ही नहीं सकता। चलिए जी, तो अब हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। उसको बोलते हैं टच एंड कट रूल, या उससे हम पहले तो क्वेश्चंस कर, पहले क्यूबिक। चलो एक और चीज़ थोड़ा इजी करते हैं, क्यूबिक कर लेते हैं। देखो ऐसे तो फ्लो है, बता ही देंगे, लेकिन चाहता हूँ मैं कि ये कि आपको चीज़ें सीक्वेंस में मिले। जो आपका नोट्स बने उसमें ऐसा कुछ ना हो कि कोई टॉपिक आ जाए और आपको समझ में नहीं आए वो चीज़, भले ही वो 9th क्लास की बात हो कभी। इसलिए मैं थोड़ा सा सोच के आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में बता रहा हूँ। तो आगे हम लोग लिख लेते हैं, पहले क्यूबिक के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको वो सिखाऊंगा जो मैं सिखाने वाला था। अभी लिखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। सिर्फ 10th का पढ़ाते तो अभी तक तो बात कब खत्म हो चुका होता है यार। तुम तो डिटेल में पढ़ो आराम से, कोई जल्दी है क्या? नहीं पढ़ है तो आधे घंटे के सेट में पढ़ लो, दो तीन बार में पढ़ लो, कभी भी पढ़ लो, कंटेंट तो पूरा आपके पास है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक क्या होता है? पहले इसका बात करें जनरल फॉर्म, ठीक है। तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है ना, वो होता है ax³ + bx² + cx + d। ये इसका जनरल फॉर्म होता है, ax³ + bx² + cx + d। और आपको ABCD पकड़ना तो अब तक आ चुका होगा। यहाँ पे A, B, C और D क्या हैं? कॉन्स्टेंट्स हैं। A, B, C and D आर कॉन्स्टेंट्स हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। अब इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होता है? ऑफ कोर्स कर्व्ड लाइन। कैसा होता है? कर्व्ड लाइन ग्राफ होता है, कोई फिक्स नहीं होता कैसा होगा, सांप की तरह होता है ऐसे, ठीक है, कर्व्ड लाइन होता है। लेकिन इसमें कुछ बातें क्या इंपॉर्टेंट समझिएगा। इसमें बातें ये इंपॉर्टेंट होगी कि इसमें जो ग्राफ, इसका नेचर जो होगा ग्राफ का कैसा होगा, तो कट्स एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स मैक्सिमम। ये लेकिन मैक्सिमम कंडीशन है, एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 3 पॉइंट पे कट कर सकता है। वो करने को 2 पे भी करेगा। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे कि हमने एक ग्राफ बनाया, किसी का ग्राफ बनाया, सपोज थोड़ा इजी पर कर लेते हैं। ये बना ग्राफ। अब बताइए ये 100% क्यूबिक का ग्राफ है। क्यों? क्योंकि पहले इसने एक्स को यहाँ पे कट किया, फिर यहाँ कट किया और यहाँ कट किया। यही तीनों जीरो हैं इसके 3 पे कट किया ना। तो एक तो मान लो चलो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ये हो गया -1 और ये हो गया -2 और ये हो गया -3। तो पहले वो x को कट किया -3 पे, फिर कट किया -1 पे और फिर कट किया 2 पे। इसका जीरो क्या क्या हो गया? एक तो -3 हो गया, एक तो -1 हो गया और एक क्या हो गया? 2 हो गया। ये 3 इसके क्या हो गए? जीरोस हो गए। सिंपल सी कहानी है। तो इसके 3 जीरोस आपके सामने अवेलेबल हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये जो 3 जीरो इसके हैं, कैसे पता किया आपने? 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा अलग ग्राफ बनता है। कैसे दिखाता हूँ देखो। जैसे कि मान लो आपको ये कार्टेशियन सिस्टम मिल गया इस तरीके से,
और इसमें जो आपको ग्राफ पूछते हैं ऐसा पूछ देंगे, जैसे कि ये ग्राफ आया, यहाँ तो टच किया और यहाँ गया और यहाँ काट दिया, ऐसा ग्राफ बनता है। अब इसको आप कैसे काउंट करेंगे कि भाई साहब कट, तो यहाँ पर जो ये टच हुआ, आपको पता है कि ये टच जहाँ पे मान लो ये -1 पे टच हुआ है और सपोज करो कि ये 1 है और ये 2 है और ये 3 है, तो इसके जीरोस कौन कौन से लिखना है एक बार अलग अलग। -1, भैया -1 2 बार लिखो क्योंकि -1 पे टच हो रहा है ना। मैंने क्या सिखाया था, टच कहाँ पे होता है, जब d की वैल्यू 0 हो, याद करो, सब कुछ पता है ना, जब d की वैल्यू 0 हो वहीं तो टच करता है। तो जहाँ पे टच कर रहा है वहाँ पे इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, और ये एक और 3 हो गया। तो आपसे कोई पूछे कि भाई क्यूबिक में 0 तो 3 है, लेकिन हम बोलेंगे क्या, 2 ही बोलेंगे। क्यों, क्योंकि एक -1 और एक 3। तो इसको अगर आपसे कोई पूछे कि इस ग्राफ में कितने जीरोज हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, 2 ही जीरो है इसमें, एक -1 है और एक 3 है। लेकिन ये अलग बात है कि -1 इसमें 2 बार आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, उसको टच कर रहा है। तो इसको मैं बोलता हूँ टच एंड कट रूल, मतलब कि जहाँ पे टच हो रहा है वहाँ पर 2 बार काउंट करते हैं, और जहाँ कट हो रहा है वहाँ पे 1 बार काउंट करते हैं। टच एंड कट रूल, सिंपल सी बात ये है। चलो एक और पूछता हूँ, चलो जैसे मान लो कोई भी इक्वेशन है, ऐसा चल रहा है, बताओ ये ऐसा बन सकता है, इसके कितने जीरोस होंगे। एक तो यहाँ कट किया, 1 2 3 4 5, इसके 5 जीरो होंगे इसके, क्योंकि जीरो का नियम क्या है कि एक्स एक्सिस को जितनी बार वो टच करेगा, मतलब जो है एक्स एक्सिस को जितनी बार क्रॉस करेगा, कट करेगा, उतने इसके जीरो होंगे। तो ये एक्स को कितनी बार कर रहा है, 5 बार कट कर रहा है, तो उसके 5 जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, पांचों अलग अलग वैल्यू जो होगा वो जाएगा। एक और चलो बात कर लेते हैं, ऐसे खेल लेते हैं क्वेश्चन के साथ। आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1 जो है ये से खत्म हो गया। वैसे पढ़ तो आपने बहुत कुछ लिया है, लेकिन एनसीईआरटी का आपका एक्सरसाइज 1 ऐसे खत्म हो गया। एक और चलो देख लेते हैं, यूं गए, यहाँ गए, ऐसे आ गए, ऐसे आ गए। अब बताओ, यहाँ पर एक कोई जीरो आया होगा, आप जानते हो, यहाँ पर भी आया होगा, यहाँ पर भी आया होगा, यहाँ पर भी आया होगा। अगर मैं डिजिट्स की बात करूँ तो मान लो ये -1 है, ये -2 है, और ये क्या है -3। ये सपोज कर लो 1, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। बताओ जीरोस कौन कौन से होंगे, ध्यान सुनना। पहले तो -3 होगा, -1 2 बार होगा, फिर 2 होगा और फिर 4 होगा, इतने होंगे। लेकिन दुनिया को बोलोगे क्या, 4, -3 -1 2 और 4। ठीक है, तो यहाँ तक ग्राफ का पूरा स्टडी आपका हो चुका है। यहाँ तक हम पढ़ते हैं, अगले पार्ट में फिर बहुत सारी नई चीज़ें सीखेंगे। बाय बाय, थैंक यू।